चलिए, जैसा कि आपको पता होगा, लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे खास मेहमान कृष्णा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जिसमें से 7 चरणों में पूरे भारत देश में चुनाव आयोजित होगी। और हमारे सीमांचल क्षेत्र की बात करेंगे, खास करके कटिहार लोकसभा सीट की अगर हम बात करेंगे तो कटिहार लोकसभा सीट बहुत दिलचस्प और बहुत घमासान मुकाबला होने जा रही है। तो हमारे बीच अभी 3 चेहरा देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ये वर्तमान में अभी सांसद भी हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, और ये कांग्रेस के नेता यानी कि कहिए तो महागठबंधन की ओर से तारिक अनवर जी, और तीसरा जो इस चुनाव माहौल में जो शामिल होने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के मालिक, राज्यसभा सांसद, बोलिए तो आपका अशफाक करीम। ठीक है, तो हम जानेंगे अब कृष्णा जी से। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस अपने YouTube चैनल पर कृष्णा जी। अब विस्तार से विश्लेषण के साथ इन तमाम मुद्दों के साथ भी बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी, आपने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे आप जी। बात करें कटिहार लोकसभा क्षेत्र की, तो जैसा कि आपने देखा होगा, देश में एनडीए अलायंस ने सभी सीटों का बंटवारा कर लिया, बिहार के सभी 40 सीट का। लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन की जो बात किया जा रहा है, इंडिया अलायंस की, इसमें कहीं ना कहीं खींचतान का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है, एनडीए अलायंस जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बारे में, उन्होंने पहले ही सीट का बंटवारा कर लिया। कौन कितने सीट पर लड़ेंगे? 17 सीट पर जदयू, 16 सीट पर जदयू, 17 सीट पर बीजेपी और एलजेपी के उम्मीदवारों को दे दिया गया है। हालांकि मुकेश सहनी भी आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वॉकआउट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नीरज ऐसा देखने में आ रहा है कि एनडीए अलायंस की तैयारी पूरी है, और कहीं ना कहीं इस सीट बंटवारे में पूरे देश में बात करें, बिहार या महाराष्ट्र में, इंडिया अलायंस फिसड्डी साबित होता जा रहा है। इसका दुष्प्रभाव यह पड़ रहा है चुनाव में कि एनडीए अलायंस के जो भी घटक दल है, चाहे जदयू की बात करें या फिर कटिहार क्षेत्र अंतर्गत, इनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और महागठबंधन के उम्मीदवारों को पता भी नहीं है कि मैं आखिरकार में उम्मीदवार होऊंगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कटिहार में आज बात करें तो आज नामांकन का जो है तिथि जो है तारिक अनवर साहब के द्वारा जो है रखा गया था, लेकिन अचानक कहा जाता है कि राष्ट्रीय आला कमान से, नेतृत्व से फोन आता है कि आज नामांकन न करें। तो कहीं ना कहीं यह चीज देखने में आ रहा है कि अभी भी सीट की उठापटक जारी है। ऐसा इसलिए जारी है क्योंकि राज्यसभा के जो सांसद पूर्व में राजद के थे, काफी चर्चित व्यक्ति थे, शिक्षा जगत में चाहे औद्योगिक जगत में बड़ा नाम, एक चेहरा जानने में आता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब कटिहार में तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा के अंतर्गत आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉमिस कर दिया था और क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा उनको जो है यहाँ पर वादा किया गया। कहीं ना कहीं सीटों का घींचतान में कटिहार सीट कांग्रेस के अंतर्गत गया, लेकिन आज एक कहीं ना कहीं दोनों दलों में, कांग्रेस और राजद में, कहीं ना कहीं मनमुटाव दिखा। अशफाक करीम आज उपस्थित नहीं थे। हालांकि सूत्रों की माने जो गुप्त खबरें आ रही हैं कि अहमद अशफाक करीम जी ने भी घोषणा कर मुकाबला को काफी दिलचस्प बना दिया गया है और त्रिकोणात्मक संघर्ष यहां पर देखने को मिल रहा है नीरज। तो यह कहना बहुत ही कठिन है कि क्यों निकल सकता है, क्योंकि तीनों जो नाम है काफी कद्दावर चेहरा माने जाते हैं। बात करें हम दुलालचंद गोस्वामी जी की, ये बलरामपुर से एक बार निर्दलीय एमएलए भी रह चुके हैं, और एक समय जब 2015 में नीतीश कुमार जी की सरकार गिरने वाली थी, एक विधायक की कमी थी, तो इन्होंने ऑक्सीजन देने का काम किया था, जिस कारण इन्हें श्रम संसाधन मंत्री भी बनाया गया था। तो श्रम संसाधन मंत्री जब बने तो उनका कल और जदयू में बढ़ता ही चला गया, जिस कारण इन्हें बराबर टिकट भी मिलता चल गया और ये जीतते भी गए। तो कहीं ना कहीं तीनों दलों में कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी बलरामपुर से महबूब आलम सीपीआई के बलराम, चलिए तो हम इसको दिखाना चाहेंगे। जी महबूब आलम जी जो कि 4 बार विधायक रह चुके हैं और इनका काफी उस एरिया में जो है पकड़
माना जाता है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। तो इस बार कहीं ना कहीं जदयू का वोट पोलराइजेशन होगा। उसका एक कारण और भी है, कटिहार के चर्चित एमएलसी अशोक अग्रवाल जी, वो भी कटिहार से सीट चाहते थे और कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आ रहा है, अभी दुलालचंद गोस्वामी जी चुनाव में जा रहे हैं तो कहीं बीजेपी का खेमा वहां दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस में भी घटक दलों के बीच सामंजस्यता की कमी दिख रही है। तो यह बात कहना बड़ी ही कठिन है नीरज कि एनडीए अलायंस में भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इस बार नाको दम होते हुए टिकट तारिक अनवर साहब को मिली है, क्योंकि कटिहार के ही प्राणपुर से चुनाव 2015 में लड़ा था तौकीर आलम ने। काफी युवा चेहरा है, काफी संघर्षशील है। चूंकि कुछ वोटों से तौकीर आलम 2015 में हार गए थे, तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो कांग्रेस का है वो तौकीर आलम जी के साथ है। इस बार उन्होंने भी जो दावेदारी पेश की थी, लेकिन दावेदारी को केंद्रीय नेतृत्व ने मना कर दिया। चूंकि तारिक अनवर बड़ा चेहरा माने जाते हैं कटिहार के, कई दशकों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, राजीव गांधी के साथ भी उन्होंने काम किया है जी, और उन्होंने कटिहार में बहुत सारी चीजों को दिया है और 5 बार के एमपी भी रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा से रहे। 2004 में उन्हें शरद पवार ने महाराष्ट्र से राज्यसभा सीट के लिए भेजा था। तो एक बड़ा चेहरा, बड़ा कद। तो कटिहार का जो सीट है बहुत ही दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि कटिहार के रण में महाविजेता कौन होता है। तो आप सभी दर्शकों से भी हम चाहेंगे कि आप लोग भी कमेंट में बतलाएं कि कौन यहां का समर का महाविजेता होगा और आपकी क्या राय है, क्योंकि 4 तारीख को नॉमिनेशन में अशफाक करीम साहब ने भी नॉमिनेट करेंगे और गुप्त सूत्रों से ऐसी जानकारी पता चल रही है कि राजद का अगर सिंबल नहीं मिलता है तो मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसाफ पार्टी से भी वो नॉमिनेशन कर सकते हैं। चूंकि पूर्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने चुनावी हलफनामा में 48 करोड़ की अपनी संपत्ति, चल संपत्ति को बतलाया है पूर्व में जो चुनाव लड़े थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर चुनाव आयोग के लिए भी यहां का चुनाव करवाना काफी एक मशक्कत वाली बात है। धन बल को रोकना, यहां पर संघर्ष को रोकना, चूंकि यहां का जो इलाका है नीरज बंगाल एरिया से जो है लगता हुआ है और काफी बार यहां पर जो है सांप्रदायिकता का भी ये रहा है। तो ये चीज देखना मुकाबला है कि कटिहार के बारे में जो कहा जा रहा है कौन यहां का रन का महाविजेता होगा। तो आपके दर्शकों से भी हम चाहेंगे कि कुछ लोग इसके बारे में बताएं। ये सवाल जो है आप लोगों पर भी छोड़े, कुछ आप लोग भी कयास लगा करके ये बताइएगा कि कटिहार की रणनीति जो चल रही है, ठीक है, तो उस स्थिति में कटिहार लोकसभा सीट पर कब्जा किनका होगा, है कि नहीं? या महागठबंधन के खाते में जाएंगे या फिर एनडीए के खाते में जाएंगे, ठीक है, या फिर हो सकते हैं, अब देखिए इनको कौन पार्टी से चुनाव मिलता, चुनाव चिन्ह है। ऐसे तो ये राजद के कैंडिडेट हैं, लेकिन इन दोनों में हमेशा से विवाद है अभी, खास करके सीटों को बंटवारा के लेकर के। तो अब देखिए क्या होने वाला है, तो फिर नया अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो और अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो कृष्णा जी और बताइए इनके बारे में, ठीक है। तो और सब चीज़ पर हम लोग चर्चा नहीं किए। और मतलब अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र के आधार पर, तो वहां पर अब विधानसभा क्षेत्र के आधार पर आप बताइए कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र से जो है कि ज्यादातर मत किसको प्राप्त है? में 6 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोकसभा जो आता है 6 विधानसभा क्षेत्र में आता है। हालांकि कटिहार जिले में बात करें तो 7 विधानसभा क्षेत्र आता है, लेकिन लोकसभा का जब चुनाव होता है ये 6 में एक कोढ़ा जो है कट जाता है पूर्णिया के अंतर्गत, पूर्णिया लोकसभा। तो कटिहार की बात करें, कटिहार में ओबीसी मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है, बहुलता है। कटिहार शहरी क्षेत्र की बात है, कटिहार शहरी क्षेत्र विधानसभा, जहां से कि कटिहार के एमएलए तारकिशोर प्रसाद जी जो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, बिहार विधानसभा की अध्यक्षता भी कर चुके हैं। तो कई दशकों से कटिहार सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और कटिहार जो विधानसभा सीट है इसमें बराबर ही बीजेपी की दावेदारी रहती है।
तो यहाँ पर अच्छा फायदा एनडीए अलायंस को होगा। चूंकि इसलिए भी होगा क्योंकि कटिहार का शहरी क्षेत्र सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम विवादों पर ये सभी लोग जानते हैं, ये कहने की बात नहीं, आचार संहिता भी है, इसलिए वाणी संयम के आधार पर हम बोल रहे हैं। तो कटिहार क्षेत्र में इस चीजों को देखा जाता है। वहीं मनिहारी की बात करें, चलिए मनिहारी, तो मनिहारी में मनोहर प्रसाद सिंह एक बड़ा चेहरा, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, डीआईजी रैंक तक गए हैं, कई दशकों से लगभग 4 बार से एमएलए ये रह चुके हैं, जदयू में पूर्व में थे, फिर ये राजद में भी एक बार रह चुके हैं, अभी वर्तमान में कांग्रेस से है। तो कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थिति वहां पर काफी मजबूत है। लेकिन एक तर्क आपको ये भी देखना पड़ेगा, वहां लाखों यादव जो राजद के बड़े उम्मीदवार हैं, उसका एक खेमा अहमद अशफाक करीम के साथ जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मनिहारी विधानसभा सीट में वोटों का पोलराइजेशन होगा, क्योंकि यादव मतदाताओं की संख्या भी मनिहारी में कहा जाता है 45% है, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 13% है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अशफाक करीम को फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यह देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि सिंबल उनको कौन सा मिलता है। क्या राजद वहां पर फ्रेंडली फाइट करेगी, या फिर मुकेश सहनी की पार्टी, जैसा सूत्रों से शाम तक खबर आ रही है कि 9 सिंबल पे वो नामांकन कर सकते हैं। तो ये सिंबल की बात अब रह जाती है। वहीं बात करें प्राणपुर विधानसभा, बरारी विधानसभा क्षेत्र से, बरारी में पूर्व में राजद का कब्जा रहा है। आप सभी को पता होगा, नीरज यादव वहां से विधायक हुआ करते थे, जिनका कोविड में इंतकाल हो गया। तो यहां पर विजय सिंह काफी बड़ा चेहरा, जदयू में पूर्व में लोकसभा का चुनाव भी एक बार ये लड़ चुके थे, विधानसभा का भी चुनाव इन्होंने लड़ा, काफी टक्कर हुई कटिहार में। लेकिन मैंने जो पूर्व में बात कहा, कटिहार में 2 चीज होती है, सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू मुसलमान हो जाता है। तो उस समय चूंकि जिस समय विजय सिंह लड़े थे, उस समय जदयू अलग लड़ रही थी, इसी कारण वोटों का पोलराइजेशन हो गया था। तो बरारी जो क्षेत्र है प्रशासन की नजर से चूंकि दूर है, दीरा का इलाका पड़ता है, वहां पर बाहुबल और धन बल का वहां पर जो है चलता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहां पर से इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस को कितना मत मिलता है। वहीं बात करें प्राणपुर विधानसभा सीट से, निशी सिंह जब बीजेपी के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह की पत्नी है, और इनका बीजेपी का एक अच्छा जो है वहां पर वोट बैंक माना जाता है। विनोद सिंह का बिहार सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी रहे, और काफी इनका वोट बीजेपी का प्राणपुर विधानसभा में देखने को मिलता है। चूंकि कहा जाता है वहां पर मंडल जाति और केवट, इसकी जो है बहुलता है इस कास्ट की, तो यहां पर अच्छा जो है सीट। वहीं पर बात करें कदवा विधानसभा सीट की, कदवा से हमारे एमएलए शकील अहमद खान, जो कि बिहार कांग्रेस के विपक्ष के नेता भी माने जाते हैं, और वर्तमान समय में इनका कद अच्छा जो है कांग्रेस में भरा है, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमेशा ये साथ देखे जा रहे थे किशनगंज से कटिहार तक। तो कहीं ना कहीं कदवा विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम और यादव माई समीकरण का यहाँ पर गोलबंदी है। अब ये चीज देखना है कि अशफाक करीम जो तीसरे कैंडिडेट हैं, वो तेजस्वी जी उनको मना पाते हैं या नहीं। चूंकि ऐसा कहा जा रहा है तारिक अनवर जी का जो कल नॉमिनेशन है, उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। अब यह दिलचस्प बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व क्या चाहता है राजद का। अगर उसके कुछ नेता उसमें शामिल होते हैं राष्ट्रीय, चाहे जगदानंद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, तब फिर यह मानना पड़ेगा कि अशफाक करीम को कहीं ना कहीं या तो वापस होना पड़ेगा अपना फैसला से, या फिर वो निर्दलीय लड़ सकते हैं। निर्दलीय भी अगर लड़ते हैं, अगर 2 लाख से अधिक वोट लाते हैं, तो कहीं ना कहीं तारिक अनवर के लिए गले की खास होने जा रही है। तो इस चीज को समझना, एनडीए को अच्छा फायदा मिलेगा। अब इसमें लगभग का हो ही गया है, 6 विधानसभा सीट में चर्चा हो गई है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप सभी विद्वान साथी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।